प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने सन 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। एडम स्मिथ ही वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस विषय को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने का सफल प्रयास किया। इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र की शाखाएं। आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण प्रायः दो दृष्टिकोण से किया जाता है, व्यष्टि विश्लेषण एवं समष्टि विश्लेषण। विश्लेषण की इन दो रीतियों के आधार पर ही अर्थशास्त्र को आधुनिक समय में दो शाखाओं में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान रेगनर फ्रिश ने समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का, उनके व्यवहारों का और परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक परिवार, एक व्यक्ति, एक फर्म इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। छोटे भागों या सूक्ष्म चरों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। पूर्ण रोजगार की मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत। पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है और यह कीमतों के आधार पर किया जाता है, इसलिए कीमत सिद्धांत इसका मुख्य विषय होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके बिना बहुत सी आर्थिक समस्याओं को समझना असंभव है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक, क्योंकि व्यक्तिक आर्थिक इकाइयां ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझना बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तिक इकाइयों को आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार से करे, एक फर्म अपने उत्पादन और कीमत को किस प्रकार समायोजित करे, ऐसी समस्याओं का समाधान व्यष्टि
आर्थिक विश्लेषण से संभव है। कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण और उत्पत्ति के साधनों का वितरण, जो अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, का अध्ययन केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव है। आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियम जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि का जो निर्माण है वह व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत ही होता है। सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीति का प्रभाव व्यक्तिगत इकाइयों के काम पर भी पड़ता है। सरकारी नीतियों के फलस्वरूप उपभोक्ता का व्यय, वस्तुओं की कीमतें, श्रमिकों की मजदूरियाँ, साधनों का वितरण, ये सब प्रभावित हो जाता है। अतः सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह किस प्रकार की नीति का निर्माण करे ताकि व्यक्तिगत इकाइयों पर जो पड़ने वाले प्रभाव को भी वह ध्यान में रखती है। अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। सीमाएं से तात्पर्य व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमियां, उसके दोष अथवा कठिनाइयों से होता है। केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इस विश्लेषण में राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान नहीं मिल पाता है। अवास्तविक मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही कार्य कर सकता है, जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा एक काल्पनिक धारणा है। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर हमेशा अपूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है, जिन्हें समूहों पर लागू करने से कभी कभी गलत निष्कर्ष निकल जाते हैं। संकुचित अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगली सीमा है संकुचित अध्ययन। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र से नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार आदि की व्यवस्था करना, विदेशी विनिमय इत्यादि। यही कारण है कि आजकल व्यष्टि अर्थशास्त्र के स्थान पर समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। अव्यावहारिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम और सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित हैं, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अवास्तविक है तो इस प्रकार इस नियम के आधार पर बने सभी नियम एवं सिद्धांत अव्यावहारिक ही कहे जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के पश्चात अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहारों का, परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग। इन सब बातों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यापक दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का और इससे संबंधित बड़े योगों, बड़े औसतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यापक विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत विश्लेषण न होकर व्यापक विश्लेषण किया जाता है।
इसलिए इसमें सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का अध्ययन किया जाता है। आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का अध्ययन केंद्रीय स्थान रखता है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों व औसतों का अध्ययन होने के कारण यह एक दूसरे से इतने संबंध रहते हैं, जुड़े रहते हैं कि एक समूह या औसत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे समूह या औसत पर भी पड़ता है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। आधुनिक अर्थव्यवस्था जटिल रूप ले चुकी है और इसमें आर्थिक तत्व परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही इनका एक साथ अध्ययन करके जटिल अर्थव्यवस्था की सही जानकारी हो सकती है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण समाज को दृष्टि में रखकर किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि आर्थिक नीतियों के निर्माण में यह सहायक होता है। अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप। अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण की व्याख्या करना नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण पर विचार करना है और यह समष्टि विश्लेषण द्वारा ही संभव है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन करते समय अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए उपयोगिता ह्रास नियम का निर्माण तभी संभव हुआ जब इसकी पुष्टि व्यक्तियों के समूह के व्यवहार से कर ली गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अर्थशास्त्र यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है। समष्टि अर्थशास्त्रीय विरोधाभास को समझने में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्रीय विरोधाभासों से तात्पर्य यह है कि व्यष्टि विश्लेषण के अंतर्गत जो निष्कर्ष समष्टि व्यवस्था पर लागू नहीं हो पाते हैं, जो निष्कर्ष एक व्यक्ति के लिए तो सही हैं पर संपूर्ण समाज के लिए ठीक नहीं रहते। जैसे कि हम मान लें कि बचत करना एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा है, लेकिन यदि पूरा समाज भी बचत करने लगे तो यह संपूर्ण समाज की जो बचत है वह उससे प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी और जिसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी होगी, बेरोजगारी फैल जाएगी। ऐसे विरोधाभासों के समाधान हेतु समष्टि विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा रहता है। यह जरूरी नहीं होता कि व्यक्तिगत इकाइयों के संबंध में जो बात सत्य हो वह संपूर्ण समाज के लिए भी सही हो। जैसे यदि एक व्यक्ति बैंक से अपनी जमा राशि निकालता है तो कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि सभी खातेदार एक साथ बैंक से अपनी जमाएं निकालने लग जाएं तो बैंकिंग व्यवस्था तो ठप ही हो जाएगी। समूह की बनावट पर ध्यान न देना। वह नीतियां जो समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देती वह कभी कभी भ्रामक परिणाम दे सकती हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र की सीमा यह भी है कि यह समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देती है। विजातीय समूहों की समस्या। समष्टि विश्लेषण में आवश्यक नहीं कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है वह सजातीय इकाइयों का ही बना हो। यदि समूह की रचना ऐसी इकाइयों के आधार पर हुई है जिनका पारस्परिक संबंध ही नहीं है तो ऐसे समूह से निकाले गए निष्कर्ष सही नहीं होंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की अगली सीमा है कि एक समूह अर्थव्यवस्था के
विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप कुछ लोगों की आय बढ़ जाती है, जबकि अन्य की थोड़ी सी बढ़ती है या किसी की नहीं बढ़ती है। इतना ही नहीं, आय का वितरण असमान न होने की स्थिति में संभव है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद कुछ व्यक्ति और गरीब हो जाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। हमने दोनों प्रकार के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा। अब हम दोनों अर्थशास्त्र के बीच में जो मूलभूत अंतर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग इत्यादि। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग, रोजगार इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार विश्लेषण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्र के एक अंश, एक भाग का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर के पश्चात अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र विषय की विषय वस्तु क्या है। यानी अर्थशास्त्र विषय में हम मुख्य रूप से किन बातों को पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 5 भागों में बांटते हैं। उपभोग। उपभोग एक आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र की अगली जो विषय वस्तु है वह है उत्पादन। उत्पादन का अर्थ है मनुष्य द्वारा वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना। उत्पादन के साधनों में भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठनों को शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अगली विषय वस्तु है विनिमय। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे विनिमय कहा जाता है। वितरण। वितरण का आशय होता है कि राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन के बीच में उनके योगदान की तुलना में उनको भुगतान करना वितरण कहलाता है। सार्वजनिक वित्त अर्थव्यवस्था की कुशल व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा जिन क्रियाओं को किया जाता है उन्हें सार्वजनिक वित्त में शामिल किया जाता है, जैसे सरकारी बजट बनाना, सार्वजनिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अर्थशास्त्र का अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों प्रकार के अर्थशास्त्रों में अंतर और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को जाना और समझा। इकाई 1 के शेष भाग को हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।